पढ़ रहे थे वो देहरादून था। ठीक। और जब कभी भी किसी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ोगे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला टॉपिक इतिहास होगा। हाँ? किसी भी जिले का इतिहास। तो हमने सबसे पहले देहरादून का इतिहास पढ़ा। इतिहास का मतलब उस जगह का इतिहास नहीं, एक जिले के रूप में उसका क्या इतिहास रहा। ठीक। देहरादून के इतिहास के संदर्भ में एक जिले के रूप में इसको जिला कब बनाया जाता है? 1817 में इसको जिला बना दिया। लेकिन कैसा जिला बना है? अटैच्ड जिला, संयुक्त जिला। पृथक या स्वतंत्र जिला कब बना? 1871 में। देहरादून जिला बना 17 में, लेकिन पृथक जिला 1871। 1826 कुमाऊं कमिश्नरी में डाला, 1829 कुमाऊं कमिश्नरी से हटा के मेरठ मंडल में डाला और फिर मेरठ मंडल में ही रहता है 1975 तक। 1975 के 4 जून को इसको डाल दिया गढ़वाल मंडल में, तब से देहरादून गढ़वाल मंडल में है। ठीक। 5 अक्टूबर 2000 ये वो डेट था जब देहरादून को पहली बार उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी घोषित किया गया। तब से लेके आज तक देहरादून की अस्थायी राजधानी, टेम्पररी, शीतकालीन नहीं है। देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन नहीं, बोलेंगे ग्रीष्मकालीन, वहां शीतकालीन नहीं, कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है हमारे पास। देहरादून शुरू से लेके आज तक उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी ही है। केंद्र सरकार ने इसको 5 अक्टूबर 2000 को अस्थायी राजधानी घोषित किया था। इतिहास के बाद प्रशासन पढ़ रहे थे। प्रशासन कहीं का भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी वहां पर कितने नगर निगम है। तो देहरादून में कितने हैं? 2 नगर निगम है। नगर पालिकाएं कितनी थी? 4 नगर पालिकाएं और कैंटोनमेंट बोर्ड 4। सर्वाधिक छावनी परिषद वाला जिला देहरादून है, जिसमें 4 कैंटोनमेंट बोर्ड है। और इन 4 नगर पालिकाओं में से एक नगर पालिका मसूरी, जो सबसे पहले की है, सबसे पुरानी है। फिर ज्योग्राफी वाला पोर्शन था। ज्योग्राफी वाले पोर्शन में नदी तंत्र अब तुम्हें समझ आ गए। दोनों साइड के नदी तंत्र कौन कौन से बन रहे, उन पर बनने वाले डैम। पहली जो बड़ी फेमस नदी है वो टॉन्स है। टॉन्स पर बनने वाले बांध इचारी है, छिबरो है, और यहां आपने एक नहर निकाली है, बीजापुर नहर। टॉन्स नदी पर एक नहर बनाई गई है, उसका नाम बीजापुर नहर है। फिर तो चलो ये आपस में मिल जाती है यमुना से। यमुना पर एक नहर, उसका नाम है शक्ति नहर, और उस पर कुछ परियोजनाएं चल रही है। डकरानी, डालीपुर, कुल्हाल की परियोजना, छिबरो की परियोजना, सारे यहां पर बने। एक नहर यमुना नदी पर डाक पत्थर बैराज से पहले निकली, उसका नाम क्या है? कटा पत्थर। एक है डाक पत्थर, वो एक बैराज है, और एक नहर है कटा पत्थर, सारी पीबी काटने वाली। और बताओ तो राजपुर नहर कर्णावती ने तो बनाई, पर किस नदी पर है? राजपुर नहर रिस्पना नदी पर है ना। घर में पढ़ना भी है इसको। हाँ, रिस्पना नदी पर ये बना है। फिर दर्रे कर दिए थे। ताल 2 ही फेमस है, चंद्राबाड़ी, गौतम कुंड और कांसरो ताल। बाकी ज्यादा ताल यहाँ पर है नहीं। और कुछ पॉइंट किए। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो वर्तमान में देहरादून के अंदर 3 नेशनल हाईवे आते आज वाले के हिसाब से। NH7, NH307, सबसे छोटा कौन सा हो गया? पहले 72 और NH507। ठीक। इसके अलावा कुछ किया था? चलो, बेसिक सी कहानियां थी। आज देहरादून का अगला पॉइंट करना, टॉपिक डालना, देहरादून के प्रमुख पर्यटक स्थल, पर्यटन, टूरिज्म। देहरादून के प्रमुख पर्यटक स्थल, टूरिज्म। किसी भी जिला दृष्टि में पर्यटन का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होगा। पर्यटक स्थल या फिर टूरिज्म एरिया, जब भी जिला दृष्टि रहेगी तो जिला दृष्टि में, जिलों में ये वाला पोर्शन अच्छे से कवर करना। अच्छे से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहीं और नहीं आएगा, बाकी आते रहेंगे। हमें झील पढ़नी है अभी पूरे उत्तराखंड की, तो उस दिन या ताल पढ़ने, तो वहां पर देहरादून के ताल तो बहुत ऑब्वियस है, रिपीट होंगे ही होंगे। पर्यटन नहीं आएगा इतना, ना तो समय होता है कि इसको रिपीट करें। इसलिए पर्यटन वाले जो स्थल है उनको ध्यान रखना। हर परीक्षा में 4 प्रश्न लगभग मैं ये मान के चलता हूं, 4 से 6 जो स्टैटिकल होते हैं, जो शहरों के आधार पर पूछे जाते हैं, उनका कोई लिंक लगाना थोड़ा सा टफ होता है, तो यहीं से निकलेगा लिंक। सबसे पहला फेमस शहर कोई सा बताओ देहरादून के अंदर आता है? सब लोग जानते हैं पर्यटन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मसूरी है। मसूरी, पहले इसके बारे में 2-3 बातें समझना। ठीक। मसूरी देहरादून का सबसे फेमस, जिले का ना, देहरादून जिले का सबसे फेमस पर्यटक स्थल कौन सा है? मसूरी। अब मसूरी तो ऐसा है नहीं कि भाई स्टार्टिंग में आ रहा हो। मसूरी वाला जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल में, जब पुराना जमाना चल रहा था, तो प्राचीन काल में ये परमार राजाओं के अधिकार क्षेत्र में आता था। जो श्रीनगर के राजा होते थे या फिर टिहरी के राजा होते थे, उनके अंदर में आता था। और मसूरी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको ज्योग्राफिकली आज हम क्या बोलते हैं? जौनपुर बोलते हैं। जौनपुर से सटा हुआ क्षेत्र है, और जौनपुर टिहरी राजाओं के अधिकार क्षेत्र में होता था। फिर अंग्रेज आ गए, और अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का, इस शहर का विकास करना स्टार्ट किया। ऐसा बोला जाता है कि देहरादून का उस समय पर, जैसे आज
आज के पद के हिसाब से हम कंपेयर करें तो उस समय देहरादून का जैसे डीएम के नीचे होता ना एडीएम, उस समय जो देहरादून का एडीएम होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे वाला आदमी, उस आदमी का नाम फ्रेडरिक यंग था, फ्रेडरिक यंग। और यह माना जाता है कि फ्रेडरिक यंग ने ही सबसे पहले इस शहर का विकास करना स्टार्ट किया। तब कई जगह आपने देखा होगा कि फ्रेडरिक यंग 1825 में मसूरी शहर की खोज करता है। यहां खोज करने का मतलब ये नहीं कि आपने गड्ढे के अंदर से निकाला इसको, मसूरी खोया हुआ थोड़ी था कहीं, किसको खोजा, खोजा मतलब खोजे का मतलब यह है कि एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको विकसित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया, फ्रेडरिक यंग के द्वारा। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर क्या, 1825 में फ्रेडरिक यंग के द्वारा मसूरी शहर की खोज करी गई, मसूरी शहर की खोज करी गई, फ्रेडरिक यंग के द्वारा मसूरी शहर की खोज करी गई, ऐसा बोला जा सकता है। वैसे खोज लायक तो कुछ था नहीं इसमें। किसने खोज करी थी, क्या कहोगे, फ्रेडरिक यंग ने, कैप्टन फ्रेडरिक यंग, कप्तान फ्रेडरिक यंग ने इस शहर को ढूंढ के निकाला था। लेकिन मसूरी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति जॉन मैकनिन है। यह नाम कई लोगों ने सुना होगा, पत्रकारिता में सबसे पहला अखबार निकालने वाला आदमी होता है जॉन मैकनिन। चाहे मसूरी को फ्रेडरिक यंग ने क्यों ना ढूंढा हो, किंतु मसूरी का सर्वाधिक विकास किसने किया है, जॉन मैकनिन ने। जनरल कंडीशन में भैया होता ऐसा है, जो आदमी किसी शहर को ढूंढता है उसी के नाम को उस शहर का फादर बोला जाता है ना। जैसे नैनीताल को किसने ढूंढा, किसने, पी बैरन ने। तो जनरल कंडीशन में हमें कोई पूछेगा नैनीताल, फादर ऑफ नैनीताल, तो हम कह देंगे पी बैरन, क्योंकि उसने ढूंढा है। यहां थोड़ा सा प्रश्न अलग है, मसूरी का सर्वाधिक विकास जॉन मैकनिन ने किया, इसलिए फादर ऑफ मसूरी ऊपर वाले को नहीं बोलते, नीचे वाले को बोलते। फादर ऑफ मसूरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कैप्टन यंग नहीं करेंगे, जॉन मैकनिन करेंगे, क्योंकि जॉन मैकनिन ने ही मसूरी का सबसे ज्यादा विकास किया है। फादर ऑफ मसूरी किसे कहा जाता है, सरल सी बात है, जॉन मैकनिन को कहा जाता है। ये जॉन मैकनिन आया था मसूरी के अंदर, देखो क्या क्या अच्छे अच्छे काम करके गया। आते ही सबसे पहले जॉन मैकनिन ने 1836 में, 1836 में आकर के मसूरी में एक चर्च बना दी, और जो चर्च इसने मसूरी में बनाई उसको इसने नाम दे दिया हिमालयन, क्योंकि हिमालयन रेंज में बना रहा था ना, तो इसने नाम दे दिया हिमालयन क्राइस्ट चर्च। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात पहली तो यह है कि 1836 में जॉन मैकनिन के द्वारा स्थापित करे जाने वाली हिमालयन क्राइस्ट चर्च कहां बनी है, ये उत्तराखंड में स्थापित होने वाली पहली चर्च है। एक बात तो ये ध्यान से सुनो, बाद में लिखना इसको। जॉन मैकनिन इधर आया 1836 में, एक चर्च बना दी, और चर्च का नाम क्या लिख दिया, हिमालयन क्राइस्ट चर्च। उत्तराखंड की पहली चर्च होती है। अगर प्रश्न इस प्रकार का कभी आए कि उत्तराखंड की पहली चर्च कौन सी है या कहां बनी, किसने बनाई, तो आंसर क्या देंगे। लेकिन दिक्कत तब आती है अगर प्रश्न ये लिखा है उत्तराखंड की पहली मैथोडिस्ट चर्च, ये एक नया ही नाम आ गया, मैथोडिस्ट चर्च, तो फिर सीधा सीधा आपका उत्तर बदल जाता है। ये भी पहली ही है, ये भी पहली ही चर्च है, और ये भी पहली ही चर्च है, लेकिन यह एक क्राइस्ट चर्च है, ये एक मेथोडिस्ट चर्च है। क्राइस्ट और मेथोडिस्ट को कैसे समझेंगे कि जैसे मान लो किसी भी धर्म के अंदर, हर धर्म में क्या हो रखा है, एक धर्म के कुछ विखंडन हुए, छोटे छोटे टुकड़े हुए। उदाहरण के लिए मैं हिंदू धर्म से आता हूं, हिंदू धर्म में हम ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन हिंदुओं के भी वर्ग बटे हुए हैं। कैसे बने, कुछ लोग शिव की उपासना करते हैं तो शैव धर्म के फॉलोवर हो गए, कुछ विष्णु को उपासना करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वैष्णव धर्म के उपासक। गांव गांव में बटे होंगे ना, किधर तुम्हारे गांव में कहीं नरसिंह को पूजते होंगे, तो किधर भैरव वाले होंगे, जैसे बटे हुए है तो सब एक ही धर्म के ना। तो ऐसे ईसाई धर्म में लगभग मध्यकाल में एक लड़ाई बड़ी चर्चाओं में थी ईसाई धर्म के अंदर, जहां पर लड़ाई ये हो रही थी कौन श्रेष्ठ है, बाइबिल श्रेष्ठ है या फादर श्रेष्ठ है, बाइबिल को बताने वाला श्रेष्ठ है या वो किताब सबसे बड़ी है। तो वो लोग जिन्होंने ये मान लिया कि बाइबिल सबसे सर्वोपरि है, उनको क्या कहा जाने लगा, मेथोडिस्ट। तो मेथोडिस्ट चर्च ये नहीं है पहली, मेथोडिस्ट चर्च उत्तराखंड में पहली 1858 में नैनीताल में बनती है, नैनीताल में विलियम बटलर ने बनाया। दो बातें याद रखना, 1836 जॉन मैकनिन मसूरी में हिमालयन क्राइस्ट चर्च की स्थापना करी, जो उत्तराखंड की पहली चर्च है। और अगर प्रश्न यह है उत्तराखंड की पहली मेथोडिस्ट चर्च, तो क्या कहोगे, 1858 ईस्वी के अंदर पादरी विलियम बटलर ने मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण किया। लिख लो एक पॉइंट में, 1836 में जॉन मैकनिन ने मसूरी में हिमालयन क्राइस्ट चर्च की स्थापना करी। 1836 में जॉन मैकनिन ने
मसूरी में हिमालयन क्राइस्ट चर्च की स्थापना करी। हिमालयन क्राइस्ट चर्च उत्तराखंड की, ब्रैकेट में लिख देना, उत्तराखंड की प्रथम चर्च हिमालयन क्राइस्ट चर्च 1836 जॉन मैकनिन, उत्तराखंड की पहली चर्च, उत्तराखंड में स्थापित होने वाली पहली चर्च। इसी के बगल में दूसरा पॉइंट लिख लेना, परंतु प्रथम मेथोडिस्ट चर्च उत्तराखंड की, उत्तराखंड की नहीं, ये भारत की भी पहली मेथोडिस्ट है, ये वाली जो है ना, उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे भारत में पहली मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल की थी। ठीक, तो उत्तराखंड की तो ऑटोमेटिकली पहली हो गई। भारत की सबसे पहली मेथोडिस्ट चर्च, या उत्तराखंड की लिखना था वो भी लिख सकते हो, 1858 में पहली मेथोडिस्ट चर्च 1858 में विलियम बटलर के द्वारा नैनीताल में स्थापित करी गई, नैनीताल में स्थापित करी गई। चलो बेसिक बातें मसूरी के बारे में। खोज किसने करी? फ्रेडरिक यंग। कभी खोज होती है? 1825 में। लेकिन फादर ऑफ मसूरी किसको बोलेंगे? जॉन मैकनिन को फादर ऑफ। एक काम तो इसने ये कर दिया, चर्च बना दी, पहली है, लेकिन पहली मेथोडिस्ट कौन सी है? ये वाली। दूसरा, जॉन मैकनिन ने क्या कर दिया, मसूरी में 1841 में यहां इसने एक चर्च बनाई थी, उसका नाम रखा था हिमालयन, और 1841 में ही एक प्रिंटिंग प्रेस भी बना दी और उसको भी नाम दे दिया हिमालयन प्रिंटिंग प्रेस। क्या लिखोगे? 1841 में जॉन मैकनिन ने ही मसूरी में हिमालयन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। 1841 में, 1841 ईस्वी के अंदर इसी जॉन मैकनिन ने मसूरी में हिमालयन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। ये हमारे राज्य की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी भाई, पहला 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 सब मसूरी, पहली प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1841 में जॉन मैकनिन के द्वारा स्थापित करी गई। नाम क्या था? हिमालयन प्रिंटिंग प्रेस, उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस। और इस प्रिंटिंग प्रेस से आप जानते हैं, आगे का पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहीं से पहला अखबार निकलता था। कौन सा? द हिल्स। 1842 ईस्वी के अंदर इसी प्रिंटिंग प्रेस से उत्तराखंड का पहला अखबार भी निकाला गया। पहली प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में बनी, पहला अखबार मसूरी से निकला, पहली चर्च मसूरी में बनी, पहली नगर पालिका मसूरी में, और पहले के नंबर पे हर जगह आगे आएगा। तो कुमाऊं में जाते हैं ना, अल्मोड़ा आता है सब में, पहला 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 अल्मोड़ा, ऐसी गढ़वाल में पहले में आ जाता है मसूरी। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस हिमालयन प्रिंटिंग प्रेस 1841 जॉन मैकनिन ने स्थापित करी, और इस प्रिंटिंग प्रेस से ही पहला समाचार पत्र द हिल्स भी किसने निकाला? जॉन मैकनिन। अब देखो, उत्तराखंड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां प्रारंभिक 10 पत्र मसूरी से निकलते, मैपी स्लाइड को छोड़ के। शुरुआती वाले जो 10 समाचार पत्र, जब चैप्टर आएगा पत्रकारिता वहां अच्छे से पढ़ लेना, तो शुरुआत के 10 समाचार पत्र, 10 न्यूज़पेपर, वो आपके सीधा मसूरी से निकलते। इस वजह से जो है मसूरी को नाम दिया जाता है, मसूरी को पत्रकारिता की जन्मभूमि। उत्तराखंड में पत्रकारिता की जन्मभूमि किसे कहते हैं? फिर आप कहोगे पत्रकारिता की जन्मभूमि मसूरी को कहा जाता है, पत्रकारिता की जन्मभूमि मसूरी को कहा जाता है। मसूरी कैप्टन फ्रेडरिक यंग के द्वारा 1825 में ढूंढा गया एक शहर, जिसका विकास किया जॉन मैकनिन ने, इसलिए फादर ऑफ मसूरी बोल दिया जॉन मैकनिन को। जॉन मैकनिन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, चर्च स्थापित करी, लेकिन मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल में बनी, ओनली चर्च यहां पर क्राइस्ट वाली। पहला प्रिंटिंग प्रेस मसूरी में स्थापित हुआ, पहला अखबार यहां से निकला, इसलिए पत्रकारिता की जन्मभूमि किसे कहते हैं? मसूरी। और ये बात सब जानते होंगे कि उत्तराखंड की पहली नगर पालिका भी मसूरी नगर पालिका ही है, 1842 में, पहले कर चुके ना इसको, तो मसूरी नगर पालिका, उत्तराखंड की पहली नगर पालिका भी मसूरी नगर पालिका है, जिसे 1842 में, 1842 में स्टेबलाइज किया गया। फेल हो गई वो बात अलग है, लेकिन पहली नगर पालिका बनी कहां थी? मसूरी के अंदर। तो ये कुछ प्राचीन काल में, ब्रिटिश काल में मसूरी के अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक, चलो अब ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से अगर आप मसूरी को देखो तो आप जानते होंगे कि मसूरी जो है ना, मसूरी तो जगह का नाम हो गया, और इंडियन ज्योग्राफी में मसूरी जो है वो पहाड़ियों का नाम भी होता है। तो ये जो मसूरी की पहाड़ियां हैं, ये आई कहां से है, क्या चीजें इनके बारे में देखो। सबसे ऊपर जो हिमालय होता है, कौन सा वाला चलता है सबसे ऊपर का हिमालय? इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये हमारे राज्य में ना के बराबर है, थोड़ा थोड़ा आता है, जास्कर रेंजेस। इसके नीचे वाला जो हिमालय होता है, ये कौन सा होता है? ग्रेट हिमालय ना। ये अपना ऊपर 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 के जितने भी जो रुद्रप्रयाग, टिहरी,
चमोली पिथौरागढ़ वहां ग्रेट हिमालय। उसके नीचे आपका कौन सा हिमालय स्टार्ट हो जाता है? मिडिल। मिडिल हिमालय की बड़ी बात ये टूटी फूटी पहाड़ियां रहती है ऐसे करके, ठीक। तब मिडिल हिमालय में समझना कि जम्मू कश्मीर से मिडिल हिमालय आपका स्टार्ट हो जाता है ऐसे ऐसे। जम्मू कश्मीर में जो मिडिल हिमालय की पहाड़ियां होती है जम्मू कश्मीर में, उनको नाम बोलते हैं पीर पांजाल। नाम सुना होगा सबने, इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है पीर पांजाल। फिर नीचे आते हिमाचल प्रदेश में, इसको नाम देते हैं क्या? धौला धार। और जैसे ही ये पहाड़ियां उत्तराखंड में आती है वैसे इनको नाम देते नाग टिब्बा। मसूरी मध्य हिमालय की किन पहाड़ियों पर स्थित है? नाग टिब्बा की पहाड़ियों पर। इसलिए कई बार देखा भी होगा कि मसूरी की सर्वोच्च चोटी को नाम ही क्या दे देते हैं? नाग टिब्बा। हम कहते हैं ना मसूरी की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? हम कहते हैं नाग टिब्बा। तो मसूरी की जो चोटियां है वो खुद में नाग टिब्बा चोटियों का हिस्सा है। और नाग टिब्बा किसका पार्ट होती है? मिडिल हिमालय का। इसका मतलब मसूरी किस में आ गया? मध्य हिमालय में। एक लाइन में लिख लो, मसूरी मध्य हिमालय की नाग टिब्बा पहाड़ियों का एक भाग है। मध्य हिमालय मसूरी मध्य हिमालय की नाग टिब्बा पहाड़ियों का एक भाग है। नाग टिब्बा पहाड़ियों का एक भाग है। तो ज्योग्राफिकली आप जानते होंगे कि मसूरी जो है शीतोष्ण जलवायु कटिबंध के अंदर आने वाला वो स्थान है जो सर्वाधिक वर्षा, अत्यधिक शीत, ठंडियों के समय में बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, गर्मियों के समय बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, बैलेंस वाला। जलवायु के चैप्टर में अच्छे से समझ लेंगे। तो ये कुछ बातें मसूरी के बारे में देखो। और मसूरी किस चीज के लिए फेमस है? मसूरी फेमस है भैया, जो हमारे उत्तराखंड के अंदर प्राचीन काल की कुछ वस्तुएं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको इन चीजों का बड़ा इंटरेस्ट होता है कि पुराना कोई सिक्का मिल गया, कोई मुकुट मिल गया, कुछ भी चीज उनको मिल गई ना, तो वो उनको संभाल के रख लेते हैं। और जिस जगह पे वो उनको संभाल के रखते हैं उनको बोलते हैं संग्रहालय। जैसे बहुत सारे संग्रहालय हमारे राज्य में बने हुए, नरेंद्र शाह संग्रहालय, विचित्र शाह संग्रहालय। तो ऐसे ही मसूरी के अंदर प्राचीन काल की वस्तुओं को संग्रहित करके एक म्यूजियम में रखा गया है और उसे नाम दिया गया मसूरी हेरिटेज सेंटर। ये हाल फिलहाल के कुछ प्रश्न है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, मसूरी हेरिटेज सेंटर कब स्थापित किया गया? आंसर होगा 2013 में। 2013 में मसूरी की जो प्राचीन विरासतें हैं उनको बचाए रखने के लिए मसूरी हेरिटेज सेंटर की स्थापना करी गई। हेरिटेज सेंटर, मसूरी हेरिटेज सेंटर। हर जिले में एक ना एक हेरिटेज सेंटर जरूर मिलेगा। मुंशियारी में एक हेरिटेज सेंटर आपको मिलेगा, मसूरी में एक हेरिटेज सेंटर मिलेगा। मसूरी हेरिटेज सेंटर कब स्थापित किया जाता है? अब आओ दूसरी चीज पे, मसूरी हेरिटेज सेंटर 2013 में स्थापित किया गया। अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा पॉइंट जरा समझना। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी समय करंट अफेयर के होते हैं। कभी कभी करंट अफेयर ना, जैसे आप करंट अफेयर आजकल पढ़ते होंगे, हाल ही में किस जिले में ये किया गया, किस जिले में ये किया गया। कुछ समय बाद वो करंट अफेयर एंशियंट बन जाता है और वो करंट अफेयर बड़ा घातक होता है जो 2 3 4 साल पहले का हो। अगर तुम लगातार परीक्षाएं देते होंगे तो तुम्हें पता होगा उत्तराखंड में यूके SSC का एक रूल है। हमेशा बच्चों की शिकायत आती है करंट अफेयर आता तो है लेकिन 2 साल पहले का आता है, एकदम लेटेस्ट नहीं आता है। आजकल जो हो रहा है वो नहीं आता है। वो इसलिए क्योंकि 2 या 3 साल पहले जो करंट अफेयर था वो किसी किताब में भी नहीं छपा। छपा होगा तो किसी पत्रिका में छपा होगा। अब किसी पत्रिका में छपा हुआ है, उस समय तो याद था, आज उसको भूल गए। तो आज वो प्रश्न ना तो किताब में स्थान ले पाते और ना हमें इतने लंबे समय तक याद रहते। तो 2 3 4 साल पहले का जो करंट अफेयर है उसको थोड़ा सा याद रखना। जैसे अगर आप थोड़ा 5 7 साल पहले से तैयारी कर रहे हो तो फिर तुमने सुना है कि प्रश्न बड़ा भी उस समय का जो बड़ा लेटेस्ट प्रश्न आया था कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में कौन सा स्थान है जहां पर हमने मोम का म्यूजियम तैयार किया है। मोम का म्यूजियम नाम है इसका, द के देवभूमि वैक्स म्यूजियम। उत्तराखंड का पहला मोम का म्यूजियम कहां पर बनाया गया? मसूरी में बनाया गया। कब बनाया गया? 2015 में। नाम क्या है इसका? द के ना भी लिखो तो आगे का लिख लेना, देवभूमि वैक्स म्यूजियम। वैक्स मतलब मोम का एक म्यूजियम जहां पर सारी चीजें मोम की है। देवभूमि वैक्स म्यूजियम। इसी मसूरी में 2015 ईस्वी के अंदर एक वैक्स म्यूजियम तैयार किया गया, उसको नाम दिया गया है देवभूमि वैक्स म्यूजियम। मसूरी हेरिटेज सेंटर की स्थापना 2013 में। और दूसरा द के देवभूमि म्यूजियम कब बनता है? 2015। मसूरी वैसे तो एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है यहां से। पहाड़ी क्षेत्रों में वन जो है ना कम होने लग जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जंगल कम 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 हो जाएंगे।
लेकिन मसूरी में ठीक ठाक वन पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? देहरादून से अटैच्ड है। तो वन और वन्य जीव को बचाने के लिए मसूरी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सब लोग जानते होंगे, इसको नाम देते हैं विनोग क्विल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विनोग क्विल वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? मसूरी के अंदर। विनोग क्विल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विनोग क्विल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब स्थापित करी गई थी? 1993 में, 1993। जानते हैं इसका नाम? इसको कई लोग मसूरी वन्य जीव अभयारण्य भी बोलते हैं। विनोग क्विल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चैप्टर है बाद में नेशनल पार्क का, तो वहां इसको पढ़ सकते हैं आराम से। विनोग क्विल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। क्यों फेमस है? किस चीज के लिए फेमस है? ये पहाड़ी बटेर ना। आज उत्तराखंड से पहाड़ी बटेर ऐसा माना जाता है कि विलुप्त हो गया है, लेकिन मान्यताएं ये है कि विनोग क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहाड़ी बटेर देखा गया था लास्ट बार। तो विनोग क्वेल का मतलब ही पहाड़ी बटेर होता है। इसका पूरा नाम है द माउंटेन विनोग क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माउंटेन हिमालयन, द हिमालयन विनोग क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी वन्य जीव अभयारण्य भी बोलते हैं, या फिर आप विनोग क्वेल वन्य जीव अभयारण्य ऐसा भी इसको नाम बोल सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? और एक बात याद होगी तुम्हें विनोग क्वेल के बारे में कि इसका एरिया है 10 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही है, उत्तराखंड का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे बड़ा कौन सा है? केदारनाथ। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सबसे छोटा यही है विनोग क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य सबसे छोटा कौन सा है? विनोग क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसकी स्थापना कब होती है? 93 में। सबसे छोटा है, एरिया थोड़ा सा याद रखना 10 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा वाला तो चलो बाद में ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण की दूसरी पद्धति जिसको इन सिट्यू कहते हैं, इसके अंतर्गत मसूरी में यानी देहरादून से पास में ही एक पार्क बनाया गया था। उसका नाम क्या था? मालसी डियर पार्क। कब स्थापना हुई थी मालसी डियर पार्क की? 1976 में। 1976 में मालसी नामक स्थान पर जो छोटे छोटे चीतल, काखड़ बोलते गांव में उनको ना, उनके संरक्षण के लिए एक डियर पार्क बनाया गया था। उसको नाम देते मालसी डियर पार्क। कब बनता है? और आप जानते होंगे कि हाल ही में इस मालसी डियर पार्क का नाम कर दिया गया है देहरादून जू। अब किस नाम से जाना जाता है? देहरादून जू। तो देहरादून जू की स्थापना पूछे तो फिर 2016 कर देना। अगर ये पूछे देहरादून जू, क्योंकि 2016 में क्या कर दिया? मालसी डियर पार्क खत्म, उसकी जगह बन गया देहरादून जू। तो मसूरी के पास में अगर आप देखें तो मसूरी में कुछ हेरिटेज सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा मसूरी के अंदर आपने वाइल्ड लाइफ इसको बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए ये कुछ स्थापनाएं करी है। विनोग क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब की है? 93। राज्य का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मालसी डियर पार्क की स्थापना, चलो बाकी देहरादून जू 2016 में बना। और मसूरी फेमस है कुछ ऐसी चीजों के लिए, देहरादून जिला पूरा का पूरा जो भारत में कुछ खास जगह पर ही होती है एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, संगठन संस्थान के मामले में। तुम्हें पता होगा मसूरी में एक सेंटर है, उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। सब जानते हैं इसके बारे में? LBSNAA क्या होता है? यहां पर आपने परीक्षा दी यूपीएससी की, यूपीएससी पास करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन है। अच्छी रैंक है तो आप चूज करेंगे IAS, ठीक ठाक रैंक है, रैंक का कोई ज्यादा महत्व नहीं, किसी को IPS में ही जाना है तो जा सकता है, और कुछ चूज कर सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कोई जाना चाहता है, वन सेवाओं में जाना चाहता है, तो अभी आपने पेपर दिया, पेपर के बाद रिजल्ट आया, सिलेक्शन हो गया, किसी ने IAS चुना, किसी ने IPS चुना, किसी ने IFS चुना। तो जोन ने IPS चुना उसका ट्रेनिंग हैदराबाद में होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, IPS वाले नहीं आएंगे। जिसने चुना IAS वो ट्रेनिंग करने आएगा यहाँ मसूरी में, और कोई जगह ही नहीं है, यही होगी ट्रेनिंग। IAS पास करने के बाद, इंटरव्यू पास करने के बाद IAS वालों की ट्रेनिंग कहां पर होती है? यहां पर होगी। अगर चुना IFS तो भी आना देहरादून में ही है। अगर IFS की ट्रेनिंग है आप तो भी आपको देहरादून में ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी ये कहां है? देहरादून में ही है। जो आपका FRI है ना, इस FRI के अंदर ही इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना करी गई है।
तो देहरादून इन मामलों में भी भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं की प्रशिक्षण ट्रेनिंग कहां पर होती है? देहरादून के अंदर होती है। मसूरी में कौन सा है? LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। हिंदी में जो लिखना चाहे लिख लो, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहां है? मसूरी में है। ऑल इंडिया में एक लाल नेशनल मतलब राष्ट्रीय है ना, पूरे कई किधर का भी आदमी होगा, ट्रेनिंग तो इधर ही होगी है ना, IAS वालों की। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ये बनी थी भैया 1 सितंबर 1959 को। कब स्थापना हुई थी? तब आप कहेंगे 1 सितंबर 1 1959 में LBSNAA की स्थापना करी गई। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना करी गई। अब जरा ध्यान से दिमाग से देखो इस पे, इसका शुरू वाला नाम देखो, L मतलब लाल बहादुर 59 में जीवित थे कि चले गए थे? जीवित थे ना, तो जिंदा रहते किसी आदमी के नाम पर किसी जगह का नाम रखना सही है? ऐसा है ना, मैं चाहता हूं कि मेरे नाम पर एक पार्क का नाम हो, पर अभी थोड़ी, पहले मरना पड़ेगा ना। जीवित रहते थे, जब महात्मा गांधी जिंदा थे तब था महात्मा गांधी डैम या महात्मा गांधी नेशनल पार्क, तब नहीं था ना। पहले बोलते हैं भैया पहले हो जाओ खत्म, तब रखते ना नाम। भारत का पहला आदमी जिसके जीते जी नाम रखा गया नरेंद्र मोदी जी है ना, स्टेडियम का नाम अभी रख दिया पहले ही। जनरल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके नाम पर जगह का नाम रखा जाता है। तो ऑब्वियस है 59 में थोड़ी LBS होगा, तभी नाम क्या होगा? नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। तभी थोड़ी लाल बहादुर शास्त्री, अभी तो प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा? 1 सितंबर 1959 को स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 1972 में लाल बहादुर शास्त्री शब्द इसके नाम के आगे जोड़ा गया। इस एकेडमी के नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री शब्द कब जोड़ा? आप कहेंगे 1972 में, 1972 में, 1972 में लाल बहादुर शास्त्री शब्द इस एकेडमी के आगे जोड़ दिया। जनरल में ऐसा ही होता है ना, मृत्यु के बाद, जैसे जयंती तभी मनाते ना जब मर गए। जीते जी तुमने मनाई जयंती कभी? अभी कहां मनाएंगे जयंती? जयंती मतलब एक बार डेथ हो जाए तो उसके बाद, तो ऐसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उसके बाद उसके नाम को किधर भी ऐड कर लो। ठीक, स्थापना ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के नाम में लाल बहादुर शास्त्री शब्द कब जुड़ा? 1972 ईस्वी के अंदर। ये नीचे वाला जो है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, पहले इतना था NFA नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। हाँ, 1938 में हुई थी स्थापना। और इंदिरा गांधी शब्द जुड़ा 1987 में, 1987 में, 1987 में। ठीक, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। अकादमी शब्द आ जाए तो आंख बंद करके समझना, अकादमी में ट्रेनिंग ही होती है। इंस्टीट्यूट हो तो वो फिर एक प्रकार का कॉलेज होगा, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, तो वो एक पढ़ाई का केंद्र है। और अगर लिखा है अकादमी, तो अकादमी का मतलब सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद आपकी वहां पर ट्रेनिंग होगी। जैसे अगर आप अभी पेपर निकाल लोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ होगी? फिर बन गए पटवारी, ट्रेनिंग तो करवानी पड़ेगी ना। अगर बनते पटवारी, अगर बनते VDO या VPDO ग्राम पंचायत में, तो कहां जाना पड़ेगा? RS टोलिया एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी नैनीताल में ना, ATI, तो वहां आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर किसी का पेपर निकलता है फॉरेस्ट गार्ड, तो फॉरेस्ट गार्ड वाला ट्रेनिंग करने कहा जाएगा? उत्तराखंड फॉरेस्ट UFDA नैनीताल में ना, ट्रेनिंग एकेडमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की। तो ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। आपको क्या पता पटवारी कैसे काम करता है ना? अभी थोड़ी पटवारी को थोड़ी मसूरी पढ़ाना, किसी को नौकरी लग आ जाओ मसूरी पढ़ाता हूँ, मसूरी पढ़ाने के लिए थोड़ी लगा रहे नौकरी। ये तो एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है ना कि इतना चीज आना चाहिए आपको। और पटवारी क्या काम करेगा? तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग करवाएंगे ना, ये है, ऐसा रूल है, जो कुछ भी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो IAS वालों किया, IFS वालों किया, और एडमिनिस्ट्रेशन। चलो ये तो देहरादून में है नीचे वाला, इसका कोई महत्व नहीं। इसके अलावा मसूरी में अन्य प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? तो आप जानते होंगे 2014 में मोदी सरकार बनी। मोदी सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली, सत्ता संभालते ही मोदी सरकार ने एक वादा किया देश की जनता से, गुड गवर्नेंस का, हम एक अच्छी सरकार चलाएंगे।
और उसके लिए केंद्र बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, उसको बोलते हैं एनसीजीजी, मतलब नेशनल, नेशनल का मतलब जब एन शब्द आ जाए, एन शब्द का, एनसीजीजी की स्थापना 2014 में हुई। वैसे तो एनसीजीजी का ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन पूरे भारत में एनसीजीजी का सिर्फ एक क्षेत्रीय कार्यालय है, और वो कहां पर है? मसूरी में। अच्छा प्रश्न है, याद रखना, उत्तराखंड के किस स्थान पर एकमात्र भारत में एनसीजीजी, नेशनल काउंसिल फॉर गुड गवर्नेंस, 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 2014 में स्थापित किया गया। मुख्यालय कहां है? दिल्ली में, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और एनसीजीजी का एकमात्र क्षेत्रीय कार्यालय, एकमात्र क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? मसूरी में, पूरे भारत में मसूरी में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अगर आप देखोगे तो एक तो आईएएस की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है मसूरी में, एक एनसीजीजी, ये भी कहां पर है? तो क्या कहोगे? ये भी मसूरी में है। एनसीजीजी, इसका क्षेत्रीय कार्यालय मसूरी में है, हेडक्वार्टर दिल्ली में। चलो, इसके अलावा 62 में युद्ध हुआ था भारत चीन का, सब लोग जानते हैं। तो 62 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के समय थोड़ा सा उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ चीजें सोचनी पड़ी। जैसे ये उत्तराखंड था उस समय का, तो चाइना हो सकता है कल को यहां से भी अटैक करे। सिर्फ सेना को यहां पर रख देना काफी नहीं होता है कि हमने सेना पूरी सेट कर रखी है। इनके सेना युद्ध हारने की कंडीशन में आ जाए तो कोई बैकअप सपोर्ट भी होना चाहिए ना, और बैकअप सपोर्ट उत्तराखंड में कहीं पर होता ही नहीं था, किसी भी स्थान पर था ही नहीं। जब आदमी युद्ध नहीं लड़ पा रहा है तो फिर आप युद्ध टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे ना। आप पहले खुद लड़ रहे हो, तुम चले गए लड़ाई करने, और उधर से चीन वाले ले आए टैंक, तुमने हाथ में उठा की तलवार, होगा युद्ध किधर? तलवार तो तब मारोगे ना जब सामने आएगा, उधर से बटन दबाएगा, ऐसा आएगा गोला सीधा, तो युद्ध हम हार जाएंगे। तो हमें भी क्या चाहिए? टैंक। और टैंक का रेजिमेंट बना रखा था या तो मेरठ या फिर दिल्ली। तो अगर वहां से टैंक आ गए तो फिर यहाँ वाला फोन करेगा, उत्तरकाशी वाला मेरठ वाले को, भाई जी आजा टैंक लेके, पता चला मुलाकात देहरादून में हो रही ना, वो भी नीचे आ जाएगा तब तक। तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसा सेंटर यहाँ भी होना चाहिए ना, कि कभी अचानक से कोई जरूरत पड़ जाए तो तुरंत वहां पर जो है हम अपनी सेना या फिर टेक्नोलॉजी को भेज दें। तो उसके लिए स्थापना करी गई है आईटीएम का, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, डीआरडीओ की एक संस्था है, डीआरडीओ की एक संस्था, आईटीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। उत्तराखंड में आईटीएम का मुख्यालय कहां है? तब आप कहेंगे मसूरी। और आईटीएम की स्थापना करी गई थी 1962 के चाइना युद्ध के समय। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, डीआरडीओ की एक संस्था, आईटीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, आईटीएम, मुख्यालय कहां है? मसूरी। कब स्थापना हुई? 1962 में, 1962 में आईटीएम की स्थापना करी गई। आईटीएम की स्थापना, थोड़ा सा ना उत्तराखंड संवेदनशील जिलों में आता है चीन की वजह से, हम पे चीन कभी अटैक कर सकता है ना, तो यहाँ पर। और देहरादून में डील और डीआरडीओ जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, बंदूकें बनती इधर ही, तो कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तो यहीं से बंदूक भेज देंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो हो, गोली हो उसमें ना हो पर भेज तो देंगे बंदूक ना। तो आईटीएम बनाया गया यहाँ पर। फिर एक पुलिस है हमारे पास, इंडो तिब्बतन, आईटीबीपी। सुनो, पुलिस कई प्रकार की होती है ना, एक स्टेट पुलिस होती है, तो जो हमारी स्टेट पुलिस है उत्तराखंड पुलिस, उसके प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की एकेडमी कहाँ है? नरेंद्र नगर ना, उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? नरेंद्र नगर। लेकिन ये आईटीबीपी की बात कर रहे हैं, आईटीबीपी पुलिस अकेडमी कहाँ है? तब कहोगे राज्य के किस स्थान पर आईटीबीपी पुलिस अकेडमी है? कहेंगे मसूरी में, 1978 में, 1978 में आईटीबीपी पुलिस अकेडमी। वैसे पुलिस अकेडमी जो है हमारी प्रशिक्षण वाली, नरेंद्र नगर में स्टेट पुलिस, और आईटीबीपी पुलिस अकेडमी जो है वो 1978 में मसूरी में स्थापित करी गई। आईटीबीपी पुलिस अकेडमी, आईटीबीपी पुलिस अकेडमी 1978 में मसूरी के अंदर स्थापित करी गई। फटाफट से रिवाइज पे आओ जरा। मसूरी 1825 में किसने ढूंढा था? कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने, कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने इसको ढूंढा था। फादर ऑफ मसूरी जॉन मैकनिन को कहते हैं। उसने हिमालयन प्रिंटिंग प्रेस बनाया, उसने आकर के द हिल्स नाम का अखबार छापा, उसने आकर के क्राइस्ट चर्च बनाई। ये सारे काम किसके थे? जॉन मैकनिन। फिर विनोक्वेल, विनोक्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी है?
93 ईस्वी के अंदर 1993। देखो सुनो, ये पहले और चीज तो बाद में हो जाएगा। सबसे पहली बात, दुनिया में सिर्फ 3 वर्ग हैं, 3 वर्ग जिनको थोड़ा सा एक चीज पर ध्यान देना होगा। एक सन्यासी है, अभी शुरुआत है, अभी तुम्हारे साथ ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं ना, नए नए बच्चे हैं सारे। और दूसरा छात्र है, और तीसरा भिखारी है। अगर ये चुप रहेंगे या शर्म करेंगे ना तो इनका करियर तबाह है, समझ रहे। भिखारी शर्म कर देगा ना, तबाह नहीं हो गया, देगा कोई भीख इसको। अगर इसने शर्म कर दी, कैसे बोलो ना, भिक्षाम दे, तो ये गया। सन्यासी बनने में अगर वो कपड़ा उपड़ा पहन रहा हो, काला पीला कपड़ा, भीख मांगने जा रहा और शर्म कर दी तो गया। तो इसने भी अगर शर्म कर दी तो गया। तो इन 3 वर्गों को शर्म नहीं करनी कभी भी, किसी भी चीज में, ना पूछने में ना बताने में। आ भी रहा बोल किधर कौन बोल रहा ना, खूब चिल्ला के बोल दो ना, तभी तो पता चलेगा। तुम्हारे को तो भैया शर्म छोड़नी पड़ेगी। इन 3 वर्ग को बिल्कुल शर्म तब तक हो, छात्र और स्पेशली तब छात्र जब बेरोजगार हो, तब और ज्यादा। तब किस चीज की शर्म, इससे बड़ी शर्म है कोई कुछ? अभी नौकरी नहीं है तो सबसे बड़ी शर्म तो वही है ना। तो कोशिश करो कि वो शर्म वाला, कहीं पर कोई प्रश्न ना आए तो बेझिझक होके बोल दो इनके सामने। एक ये है कि जीवन भर अपने सामने शर्म लग रही, तो उससे बढ़िया ये है कि भैया अपना कोई प्रश्न आ रहा है मन में तो बता दो, उत्तर भी आ रहा है तो बता दो। बोलने से चीजें लंबे समय तक याद रहती है,